जय हिंद एवरीवन, आप सबका O2IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अपने HCS के पॉलिटी सेशन का 6th सेशन लेंगे, जिसमें हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड सम मिसलेनियस फैक्ट्स। बिफोर स्टार्टिंग माय टुडे सेशन, आपने अब तक भी हमारा HCS का O2IAS एकेडमी का यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आज ही सब्सक्राइब कीजिए, सो डैट आपको HCS से रिलेटेड प्री प्लस मेंस के जो भी आने वाले टाइम में हमारी PDF फाइल्स हैं या लेक्चर्स हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाएं। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब ऑलमोस्ट 45 या 50 डेज रह गए हैं, तो स्पीड अप गाइज, सो डैट आप 10th जुलाई जो कि गोल्डन चांस मिला है उसका यूज़ कर सकें। सो आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, दैट इज रिलेटेड टू द वोटिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेफरेंस टू वोटिंग इन इंडिया which of the following statements is or are correct। पहले तो ये मैंने आपको कहा था, ये ध्यान रखना है, आर करेक्ट और नॉट करेक्ट पूछा गया है। ओके, आर पूछा गया है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट, इन इंडिया वोटिंग कैन बी डन इन 3 ways। इन पर्सन, आप जाके वोटिंग कर रहे हैं, थ्रू पोस्ट, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपने देखा है, एंड द प्रॉक्सी वोटिंग। एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। नंबर 2, वोटिंग थ्रू पोस्ट and proxy are allowed only to the NRIs, not at all, because ये इसके अलावा BSF ले लो आप, या पैरामिलिट्री फोर्सेस आई कैन से, या फिर हम देखें कि मिलिट्री, दैट इज डिफेंस वन, आर्म्ड फोर्सेस, इन सबको यहाँ पर अलाउड है। तो सेकेंड इज द फॉल्स स्टेटमेंट हियर। अगर हम सेकेंड को हटा दें तो ये 2 ऑप्शन तो हट गए। थर्ड वन, लोकसभा रिसेंटली पास्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल बिल 2017 टू प्रोवाइड फॉर ऑनलाइन वोटिंग फैसिलिटी टू द NRIs। NRIs के लिए अभी रिसेंटली प्रॉक्सी वोटिंग स्टार्ट करी गई थी, तो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट वन। सो द करेक्ट वन इज 1 ओनली। इस क्वेश्चन से अगर मैं करंट अफेयर से बताऊं तो आपको दिसंबर में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 2021 बिल पास किया गया था बाय किरण रिजिजू जी, एंड उसमें कुछ चेंजेस करे गए थे विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉक्सी वोटिंग। एक वर्ड स्पाउस जो है उसको वहां पर ऐड करा गया था। सो प्लीज आप उसको करंट अफेयर में भी कवर कर लीजिएगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल 2017। क्वेश्चन नंबर 2, द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पर 6 स्टेट्स में विधान परिषद है। विधान परिषद अगर किसी को ना पता हो तो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो हमारे यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट 6 स्टेट्स में है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर जो उसका साइज है वो मैक्सिमम 1/3 ऑफ द असेंबली साइज हो सकता है, एंड मिनिमम मेंबर्स वहां पर 40 हो सकते हैं। सो द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल directly depends upon the size of the legislative assembly. It cannot be larger than or than the half of the assembly. Statement 1 is incorrect one. The governor of the state nominates the chairman of legislative council of that particular state. अब यहाँ पर राज्यसभा की तरह नहीं है यहाँ पर कि कोई वाइस गवर्नर तो पोस्ट होती नहीं है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहाँ पर जो चेयरमैन है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर ही अमंग्स देम वहीं से उसको इलेक्ट कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट वन। द स्टेट असेंबली कैन अबॉलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल और क्रिएट इट ऑन इट्स ओन। यहां पर असेंबली के पास ये पावर नहीं है, दैट पावर लाइज विद द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट विल पास अ बिल विद द सिंपल मेजोरिटी प्रोवाइडेड पहले स्टेट असेंबली स्पेशल मेजोरिटी के साथ यहां पर पास करके देगी तो। Done. So parliament has a power to abolish or create a legislative council. So 1, 2, 3 all are incorrect statements here. Done. Question number 3. A Supreme Court judge holds office till the age of 62. This is false statement because it is 65, 62 in case of the High Court. Supreme Court judge can only be, the word here only be removed on the ground of misbehavior. मिसबिहेवियर इज वन ऑफ द फैक्टर, बट यहां पर ओनली वर्ड नहीं है। टन, इसके अलावा इनकैपेसिटी में भी यहां पर हटाया जाता है। तो यहां पर नीदर 1 नॉट 2 यहां पर करेक्ट पूछा है, दोनों की दोनों यहां पर हो गई स्टेटमेंट। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन जो कि आर्टिकल नंबर 324 में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नंबर 1, द अपॉइंटमेंट ऑफ CEC and other EC shall be made by the president. Absolutely right. As present CEC plus 2 है, 3 member body है ये, and तीनों की equal powers हैं। Option number 2, statement number 2, the election commissioner have equal power, receive equal salary, allowances and other prerequisites which are similar to judge of the Supreme Court. Absolutely right. Both 1 and 2 are the correct statements. इलेक्शन कमीशन इस बार न्यूज़ में रहा है बिकॉज बहुत सारी रजिस्टर्ड पार्टीज न्यू क्रिएट की गई, कुछ सिंबल्स दिए गए, जैसे कि अमरिंदर सिंह ने पार्टी बनाई अपनी, ठीक है। तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म वाला, इलेक्शन कमीशन वाला, मैंने आपको लास्ट सेशन में सुप्रीम कोर्ट बताया था बिकॉज 34 जजेस पहली बार फुल स्ट्रेंथ हुई है। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से कवर अप करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल कमीशन और बैकवर्ड क्लासेस। ये हमने लास्ट सेशन में किया था, 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 338 फॉर द SCs, आर्टिकल नंबर 338A दैट इज फॉर द STs, आर्टिकल नंबर 338B दैट इज फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं तीनों की तीनों आर्टिकल। ऑल 3 आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नाउ बिफोर द मेकिंग ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो भी बैकवर्ड क्लासेस के यहाँ पर मैटर्स होते थे उसको यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर SC ही संभाल रहा था। डन। बट आफ्टर 127th बिल, उसके बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाता है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एब्सोल्युटली राइट, आर्टिकल 338B। नंबर 2, it has the power to examine complaints regarding inclusion or exclusion of the groups within the list of backward classes and advise the central government in this regard. Absolutely right. इसी से रिलेटेड अभी 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि रीसेंट एक्ट है, जिसमें स्टेट्स के पास पावर दे दी गई लिस्ट बनाने की, जो कि पहले राष्ट्रपति जी के पास पावर थी। तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट भी आपको पता हो, 105th अमेंडमेंट। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नोटा नेगेटिव वोटिंग। जब आप किसी के भी यहाँ पर फेवर में या अगेंस्ट वोटिंग नहीं दे रहे हो, यू रिमेन न्यूट्रल। इज ऑप्शन अवेलेबल टू द वोटर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस। किस किस में यहाँ पर अलाउ किया जाता है नोटा? फॉर योर इंफॉर्मेशन, नोटा इज अलाउड ओनली इन द डायरेक्ट इलेक्शंस। जहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे वहीं पे नोटा अवेलेबल होगा। जहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर नोटा नहीं हो सकता। यहाँ पर देखते हैं लोकसभा इलेक्शन, एब्सोल्युटली राइट, डायरेक्ट इलेक्शंस। राज्यसभा हमने लास्ट सेशन में भी किया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, दैट इज इनडायरेक्ट वन। स्टेट असेंबली, यहाँ पर विधानसभा के चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शंस। स्टेट काउंसिल, दैट मीन्स विधान परिषद, यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन। 1 and 3 आर द राइट वन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में पूछ लिया गया है, दैट इज आर्टिकल नंबर 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर 3 मेंबर्स होते हैं इसमें, यहाँ 3 years की इनकी टर्म होती है। यहाँ पे National Commission for Scheduled Castes has the power to look into complaints and welfare measures with regard to scheduled caste, backward classes and Anglo-Indian. Done? यहाँ पर अब ये पहले दिया गया था बैकवर्ड क्लासेस, बट इसके बाद क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी थी, तो इसके बाद इसको 338B में अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है। द कमीशन प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। यहाँ पर किसको रिपोर्ट दे रहे हैं? वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देते हैं, विच फर्दर सबमिट द रिपोर्ट बिफोर द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसमें आप 1 भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 भी, बट इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस जो है यहाँ पर उसके लिए अलग से अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बन गया है, बट इससे पहले ये नेशनल कमीशन फॉर SC ही संभालता था। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आता है तो 1 विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर 2 में से हो गया, 1 विल बी द राइट आंसर है, बिकॉज बैकवर्ड क्लासेस को पहले ये संभालता था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडियन स्टेट इज गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने इंडियन पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का पहला ही चैप्टर पढ़ा होगा तो एक लाइन पढ़ी होगी, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। दैट मीन्स
अगर हम आर्टिकल नंबर 3 का यूज करें तो यहां पर पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किसी की भी बाउंड्री ऑल्टर कर सकता है, यहां पर एरिया इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, यहां पर किसी का भी नेम चेंज कर सकता है, इवन विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट। तो यहां पर आर्टिकल 3 में यहां पर पावर है पार्लियामेंट के पास। तो डेट मीन्स इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। कि क्या मतलब है कि यहां पर पार्लियामेंट स्टेट को यहां पर रीऑर्गेनाइज कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट वन। आपने देखा होगा कि एक यूएस के लिए वर्ड यूज होता है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। उसका यह मतलब नहीं है कि स्टेट्स वहां पे अलग नहीं हो सकते, उसका यह मतलब है कि वहां पर अगर कुछ भी ऐसा करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपको अलग करने के लिए। बट इन केस ऑफ इंडिया आप आर्टिकल 3 यूज करके ही स्टेट न्यू बना सकते हैं, एक स्टेट्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने जम्मू कश्मीर को देखा, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू कश्मीर को अलग अलग दोनों यूटीज में बांट दिया गया। तो यहां पर विदाउट मेकिंग एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 सरकार पार्लियामेंट के पास यहां पर पावर है कि वो रीऑर्गेनाइज कर सकता है। बट इन केस ऑफ यूएसए यहां पर अभी 50 स्टेट्स हैं, अगर कोई भी स्टेट अलग होना चाहता है तो वहां पर पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। दैट इज व्हाई द अमेरिकन सिस्टम इज नोन एज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड वन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स, alter the boundary or the name of the states, absolutely right, passed by special majority, not special majority, here the word is simple majority, because special majority कहाँ यूज होती है? आर्टिकल नंबर 368, the power and procedure to amend the constitution. So neither one nor two. Question number 9, consider the following statements about the deputy chairman of the Rajya Sabha. Deputy chairman of the Rajya Sabha के बारे में पूछा गया है। चेयरमैन तो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, दैट मीन्स वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है वेंकैया नायडू जी, बट जो डेप्यूटी चेयरमैन होगा राज्यसभा का, ही मस्ट बी एन एमपी, वो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। हियर कम्स द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, in the election of deputy chairman of Rajya Sabha, the member of both Lok Sabha and Rajya Sabha participate. लोकसभा के मेंबर्स का कोई वहां पर रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट। Deputy chairman is subordinate to chairman of Rajya Sabha and is not directly responsible to the Rajya Sabha. Absolutely wrong, because he is directly responsible to the Rajya Sabha. So neither one nor two. आपको बस ये याद हो कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, while the deputy chairman is a member of the राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 10, स्वच्छ भारत मिशन जिसके दो पार्ट थे, एक पार्ट था अर्बन और दूसरा पार्ट था रूरल का, जिसका मेन टारगेट था कि अक्टूबर 2, 2019 यहां पर ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री बना दिया जाए इंडिया को। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। एब्सोल्युटली राइट। अर्बन वाला अर्बन डेवलपमेंट के हाथ में है, बट रूरल वाले का आपको याद रहे कि वो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के हाथ में है। It mainly focus on ensuring the use of toilets besides their construction. Absolutely right. C is the correct one here. Done. Question number 11. Simple question, low hanging question. Low hanging fruit है ये. Which of the following is our constitutional bodies? अब आपको यहाँ पर एक concept पता हो, what are the constitutional bodies? जिनका mention constitution के अंदर किया गया है. Those bodies which have been mentioned under the constitution are known as constitutional bodies. For example, election commission, for example, finance commission, for example, national commission for SC, national commission for ST, national commission for backward classes. These all are the UPSC, these all are the constitutional bodies. इन सब के आपको आर्टिकल्स याद हों, बिकॉज HCS में मैंने देखा है कि आर्टिकल स्पेसिफिक भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन कमीशन 324, फिनांस कमीशन आर्टिकल नंबर 280, SC, ST, OBC हमने भी कर लिया 338, UPSC आपके पास है, ठीक है। तो ये सारे के सारे अराउंड 312 से लेकर 314 या 15 तक के आर्टिकल्स हैं। तो ये सब आपको आर्टिकल्स पता हो, इंपॉर्टेंट वाले, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सब छोटे छोटे जो आपको आर्टिकल्स हैं वो पता हो। अभी पूछा है कि इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मीन्स द बॉडीज विच आर मेड बाय द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। फॉर एग्जाम्पल, NHRC आपके पास हो गया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया,
कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, स्टेट्यूटरी बॉडीज हैं, ठीक है। CIC यहाँ पर ऑल्सो स्टेट्यूटरी बॉडी, यहाँ पर RTI का हाईएस्ट ऑफिसर जो होता है RTI एक्ट 2005 दैट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। UPSC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फिनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 सीधा क्वेश्चन आएगा अभी, which schedule of the constitution has provision regarding the disqualification of member of parliament, state legislature on the grounds of defection आया राम गया राम, ठीक है। there is a 10th schedule है। recent starting में at the commencement of constitution we had 8 schedules, उसके बाद यहाँ पर 4 schedules ऐड करे गए। फॉर एग्जाम्पल द 9th शेड्यूल आपको पता हो, डेट इज एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था, जिसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड करा गया। देन 10th शेड्यूल जिसको 52nd अमेंडमेंट 1985 से ऐड करा गया, डिफेक्शन लॉ, आया राम गया राम। 11th and 12th that is 73rd and 74th amendment that is the पंचायत and municipalities। ये 4 आपको याद होने चाहिए, 9, 10th, 11th, 12th। 13th वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि भाई कौन डिसाइड करेगा कि इसके ऊपर डिफेक्शन लगाना है। डन, तो डेट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में स्पीकर होगा, राज्यसभा में चेयरमैन होगा। चेयरमैन बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशियो कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 14, consider the following statements regarding the governor and the president rule in Jammu and Kashmir. Governor rule is mandatory before imposing president rule in Jammu Kashmir. ये हमने देख ही लिया था 2019 में भी। स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर जो है, उनका जो खुद का यहाँ पर पहले कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें यह कहा गया था कि डायरेक्टली आप आर्टिकल 356 या 365 यूज करके वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। पहले वहां पर गवर्नर रूल लगेगा। अगर गवर्नर रूल के अंतर्गत भी वहां पर रिस्टोर नहीं होती है गवर्नमेंट, उसके बाद वहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। सो इट इज मैंडेटरी। गवर्नर रूल इन केस ऑफ जम्मू कश्मीर डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। डन, सो ये बोथ 1 and 2 आर द राइट स्टेटमेंट्स हियर। Last question, which committee of the parliament consider and advise on matters concerning the affairs of the house which do not fall under the jurisdiction of any other parliamentary committee? ये मैंने लास्ट सेशन में जब हमने कमेटी का क्वेश्चन किया था तब भी आया था इसी तरीके का क्वेश्चन। दैट इज अ जनरल पर्पस कमेटी विच डू नॉट फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ एनी अदर कमेटी। ये सारे आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो अभी तक हमारे 6 से 7 सेशन हो गए हैं। एक लास्ट वीडियो में कैबिनेट जो वर्ड था उसमें मैंने खुद ही आपको कहा था कि थोड़ा 252 और 352 हल्का सा मेरे को कन्फ्यूजन हो गया था। दैट इज अंडर द आर्टिकल 352। शायद किसी ने उसमें नीचे कमेंट भी किया हुआ है। दैट इज ऑल एक्सेप्टेबल वन, दैट इज 352। बिकॉज अगर किसी ने अभी कोई वीडियो देख रहा हो तो दैट इज 352। एंड आई थिंक उसमें एक वर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी में कुछ वो हुआ है मिस्टेक, तो आई अपोलोजाइज ऑल्सो कि किसी 1-2 वीडियो में कभी एक थोड़ा मोड़ा पॉइंट आगे हो जाता है। सो डोंट बी दैट स्पेसिफिक वन, बट आई अप्रिशिएट योर ऑल एफर्ट्स कि आपने नीचे उस चीज़ को वहाँ पर अच्छे से वीडियो को देखा और नीचे आपने उस चीज़ को लिखा। सो दैट इज अंडर आर्टिकल 352 द डेफिनेशन ऑफ कैबिनेट हैज़ बिन डिफाइंड। सो अब हमारे ऑलमोस्ट 7 सेशन हो चुके हैं एंड अब हम 3 सेशंस में जो करंट अफेयर्स स्पेसिफिक भी है, बिकॉज सितंबर में लास्ट पेपर हुआ था, अब जुलाई में पेपर हो रहा है, तो इन बिटवीन अगर जो भी करंट अफेयर्स में हुआ है इन द पॉलिटी पार्ट हम उसको भी डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड टुडेज सेशन। आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। विद दीज वर्ड्स टेक केयर, जय हिंद टू ऑल।